अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सईद और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान 3 बिगेस्ट मिस्टेक दैट डिस्ट्रॉय देम, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। ये वीडियो पाकिस्तान का। यहाँ लोग गैस के गुब्बारे भर रहे हैं क्योंकि उनके पास सिलेंडर खरीदने के पैसे नहीं। पाकिस्तान फिर से एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। ये पूरा का पूरा ग्राउंड लोगों से खचाखच भरा हुआ है। इसलिए नहीं क्योंकि क्रिकेट मैच चल रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि पुलिस की नौकरी के एग्जाम्स चल रहे हैं। 30,000 से ज्यादा लोग नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं और पोस्ट है बस 1667। पाकिस्तान की सिचुएशन इतनी खराब हुई कैसे? क्यों ये देश हमेशा कर्जे में रहता है और अमीर देशों से पैसे मांगता रहता है? इन सारे सवालों के जवाब उनकी हिस्ट्री से हमें मिल सकते हैं। ये वीडियो पाकिस्तान से ज्यादा भारत के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें ये देखना है कि हम पाकिस्तान की गलतियों से क्या सीख सकते हैं। ये है हमारी नई सीरीज पाकिस्तान एक्सप्लेन, जहां हम उनके सक्सेस और फेलियर की टाइमलाइन आपके सामने रखेंगे। हमारे पड़ोसी देश से इम्पोर्टेंट लेसन सीखेंगे। ये इस सीरीज का दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप इसे इस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। कहानी काफी इंटरेस्टिंग है तो प्लीज इसे एंड तक देखिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो शुरू होने से पहले एक बात, आप में से सिर्फ 30% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज वो सब्सक्राइब बटन प्रेस कीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमारी बहुत मदद होगी। मिस्टेक नंबर 1, मिलिट्री ओवर सोसाइटी। भारत के मिलिट्री और पाकिस्तान के मिलिट्री में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है और वो ये कि भारत की मिलिट्री लोगों के लिए काम करती है और पाकिस्तान की मिलिट्री अपने लिए काम करती है। The military has officially ruled Pakistan for nearly half of the country's existence. The military runs 50 commercial entities. Once you become an officer, you become entitled to a lot and you take a lot for granted. पाकिस्तान की मिलिट्री पाकिस्तान की सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, यानी प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा पावर मिलिट्री के जनरल के पास है। लेकिन ये हुआ कैसे? थोड़ा रिवाइंड करते हैं। 14 और 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और भारत दो देश फॉर्म हुए और बस 2 महीने बाद पहले वॉर में उतर गए। इसे फर्स्ट कश्मीर वॉर कहते हैं। इस वॉर का पाकिस्तान पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ। पाकिस्तान की लीडरशिप कॉन्स्टेंटली डर डर कर जीने लगी कि भारत हम पर कभी भी अटैक कर सकता है। ये डर पाकिस्तान पर इतना हावी होने लगा कि शुरुआती दिनों में उनके बजट का 70% मिलिट्री पर स्पेंड होता था। जैसे जैसे मिलिट्री ज्यादा पावरफुल होने लगी, पावर शिफ्ट होने लगी गवर्नमेंट से मिलिट्री की ओर। लेकिन 1954 में कुछ ऐसा हुआ जिसने पाकिस्तान को अगले 70 सालों के लिए डार्क एजेस में ढकेल दिया, एंड दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी? ये एक एंशिएंट रोमन लॉ है जो एडमिनिस्ट्रेशन को स्पेशल पावर्स देती है कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स लेने के लिए जो शायद एग्जिस्टिंग लॉज या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो। ये ऐसे स्टेप्स होते हैं जो शायद कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो सकते हैं लेकिन उस समय लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए नेसेसरी होता है। ये डॉक्ट्रिन एक इमरजेंसी की तरह जो सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में यूज होना चाहिए और एक बार लॉ एंड ऑर्डर एस्टैब्लिश हुई फिर पावर वापस इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास शिफ्ट होनी चाहिए। पाकिस्तान के तब के गवर्नर जनरल ने असेंबली यानी पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया। उन्होंने ये कहा कि पार्लियामेंट पाकिस्तानी लोगों को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट नहीं करती। कुछ ही दिनों पहले गवर्नर जनरल ने पीएम को भी अपने पोस्ट से हटा दिया था। हाई कोर्ट ने कहा कि गवर्नर जनरल ऐसे ही पार्लियामेंट को डिसॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर जनरल का साथ दिया। उन्होंने इस एक्ट को डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के अंडर लीगल माना। इस डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल मिलिट्री ने बार बार गवर्नमेंट को डिसमिस करने के लिए किया, अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को हराने के लिए किया और अपना कंट्रोल जमाए रखने के लिए किया। एज अ रिजल्ट पाकिस्तान ने 32 साल मिलिट्री रूल में बिताए। एक के बाद एक अलग अलग जनरल्स ने प्राइम मिनिस्टर्स को ही अपनी पोस्ट से हटा दिया और पावर अपने हाथ ले ली। और लोगों का भी जनरल परसेप्शन ऐसा ही बन गया था कि पॉलिटिशियंस से तो मिलिट्री ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है क्योंकि पॉलिटिशियंस एक दूसरे को नीचा दिखाने में, सरकार गिराने में व्यस्त है। एक देश को आगे ले जाने का काम, सही पॉलिसीज पर फोकस करने का काम मानो किसी ने किया ही नहीं। 2009 में कोर्ट्स ने जाकर इस डॉक्ट्रिन को रोक दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। Political instability had become a way of life in Pakistan. Mistake number 2, वन यूनिट पॉलिटिक्स एंड डिवीजन ऑफ पाकिस्तान। जैसे भारत में अलग अलग राज्य हैं और उनका कल्चर, भाषा एक दूसरे से अलग अलग है, वैसे ही पाकिस्तान में भी एट दैट टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 5 अलग अलग प्रोविंसेस थे। ईस्ट बंगाल, वेस्ट पंजाब, सिंध,
नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बलूचिस्तान। 1955 में एक बिल पास हुआ जिससे आज के बांग्लादेश को छोड़कर बाकी सारे प्रोविंसेस को एक एंटिटी बनाया गया। आइडिया ये थी कि पावर एक हाथ में कॉन्सेंट्रेट हो जाए, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कम हो, डिसीजंस फास्ट लिए जा सके और पूरे पाकिस्तान की डेवलपमेंट हो। लेकिन हुआ कुछ और ही, लोग फ्रस्ट्रेट होने लगे क्योंकि उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी कहीं खो गई। डेवलपमेंट हुआ लेकिन चुनिंदा जगहों पर, रिमोट एरियाज कंप्लीटली इग्नोर हो गए। ये सारा डिस्कंटेंट पंजाब प्रोविंस को छोड़ के बाकी सारे प्रोविंसेस में होने लगा। We'll examine it one by one. पाकिस्तान की राजधानी पहले कराची हुआ करती थी जो सिंध प्रोविंस में थी, लेकिन 1960s में एक नया कैपिटल इस्लामाबाद बनाया गया। सिंध के लोगों ने इस कैपिटल चेंज को काफी प्रोटेस्ट किया। उन्होंने 1 यूनिट स्कीम के अगेंस्ट भी बहुत सारे प्रोटेस्ट किए, बट ऑल दीज प्रोटेस्ट वर क्वॉश्ड। सिंधी लैंग्वेज को भी दबाया गया क्योंकि सारा डेवलपमेंट एक ही एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड था। पश्तूनी ट्राइब्स और बलूचिस्तान एरिया के लोग मानो पराये हो गए, एलिनेट हो गए। अगर आप बलोची इंसर्जेंसी और वहाँ के रिबेलियंस की हिस्ट्री पढ़ते हो तो सारे रिबेलियंस 1 यूनिट स्कीम के बाद ही शुरू हुए। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ईस्ट पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश पर हुआ। अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री को गौर से स्टडी करते हो तो एक ट्रेंड साफ दिखता है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच जियोग्राफिकल और कल्चरल दोनों टाइप की दूरी थी। वेस्ट पाकिस्तान उर्दू बोलता था और ईस्ट पाकिस्तान बंगाली। फिर भी 1952 में पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज बनी उर्दू। पाकिस्तान का मेजर रेवेन्यू ईस्ट पाकिस्तान से आता था। 1958 तक पाकिस्तान के टोटल एक्सपोर्ट्स का आधा ईस्ट पाकिस्तान देता था। That's 50%. On the other hand, वेस्ट पाकिस्तान ज्यादा इंपोर्ट करता था, पैसे ज्यादा स्पेंड करता था। फॉरेन एड जो भी आता था वो ईस्ट में सिर्फ 23% जाता था और बाकी का सारा वेस्ट में रहता था। एज अ रिजल्ट पाकिस्तान में 20 ऐसी फैमिलीज हो गई थी जो सारे नेशन का वेल्थ कंट्रोल करती थी और ये सारी फैमिलीज वेस्ट पाकिस्तान में ही थी। ईस्ट पाकिस्तान में ऐसा कोई एंटरप्रेन्योर था ही नहीं। ऑन टॉप ऑफ दैट 1970s में ईस्ट पाकिस्तान में एक साइक्लोन आया जिसमें 5 लाख लोगों की जाने गई और रिलीफ मटेरियल लोगों तक पहुंचने में बहुत समय गया। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह ट्रीट किया जा रहा था। ऐसे कई और रीजंस हैं जिनकी वजह से एक सिविल वॉर स्टार्ट हुई और एज अ रिजल्ट बांग्लादेश पैदा हुआ। मिस्टेक नंबर 3, एक्सट्रीमिज्म का सहारा। पाकिस्तान के इस लीडर ने सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं पूरे एशिया का फ्यूचर बदल कर रख दिया। ये है जनरल जिया उल हक। उन्होंने 1977 में एक मिलिट्री कू किया और वो खुद प्रेसिडेंट बन गए। उनकी प्रेसिडेंसी में धीरे धीरे पाकिस्तान रेडिकलाइज होता गया। 1979 में यूएसएसआर ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया और पाकिस्तान को अपना एक लॉन्ग टर्म एलाय मिल गया, अमेरिका। सीआईए ने आईएसआई के साथ एक डील की कि वो सोवियत से लड़ने के लिए एक रेबल फोर्स तैयार करेंगे। ये रेबल फोर्सेस अफगानिस्तान में जाकर अमेरिका की तरफ से लड़ेंगे ताकि अमेरिकन सोल्जर्स को अफगानिस्तान ना जाना पड़े। इस टाइप ऑफ वॉरफेयर को प्रॉक्सी वॉरफेयर कहते हैं। इसके लिए पाकिस्तान को अमेरिका से काफी फंडिंग, वॉर मटेरियल, आर्म्स एंड एम्युनिशन मिल रहा था और ये पाकिस्तान के थ्रू मुजाहिदीन तक पहुंच रहा था। एक रिपोर्ट कहता है कि इस टाइम पीरियड में पाकिस्तान को यूएसए से $5.3 बिलियन मिले। इसी पीरियड में तालिबान एस्टैब्लिश हुआ जो आज जाकर अमेरिका और पाकिस्तान के लिए एक सिर दर्द बन गया है। प्रॉक्सी वॉरफेयर, अमेरिका और पाकिस्तान का रिलेशनशिप, ये दोनों काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं और इनके बारे में हमने डिटेल में एक वीडियो बनाया है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पाकिस्तान ने तालिबान को ट्रेन किया। तालिबान इस शब्द का लिटरल मीनिंग है स्टूडेंट। जहां अफगानी रेबल्स की लड़ाई सोवियत इन्वेजन के अगेंस्ट थी, पाकिस्तान ने इस लड़ाई को एज अ रिलीजन की लड़ाई प्रेजेंट किया। इस फंडामेंटल आइडिया के बेसिस पर कई ऑर्गेनाइजेशंस बनी। 1991 में जब सोवियत यूनियन टूट गई तो ये लोग करेंगे क्या? मानो इनकी जॉब चली गई, उनको आने वाली फंडिंग ही चली गई, तो उन्होंने अपना निशाना ही बदला और आने वाले कुछ सालों में दुनिया के सबसे डेंजरस अटैक्स किए। आज कई लोग कहते हैं कि तालिबान पाकिस्तान पर कब्जा जमाना चाहता है। ये सांप थे जो कभी ना कभी अपने मालिक को काटने ही वाले थे। दिस चेंज द वर्ल्ड फॉरएवर। अब मुद्दे पर आता है। आज हमें पाकिस्तान से सीखना है ताकि हम फ्यूचर में ऐसी ही गलतियां ना करें। पहला लेसन ये है कि डेवलपमेंट को यूनिवर्सल होने की जरूरत है। डेवलपमेंट सिर्फ कुछ ही एरियाज में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं हो सकती। भारत की 70% जनता आज भी रूरल एरियाज में रहती है। अगर वहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं पहुंची तो 2 ही चीजें हो सकती है। एक कि शहर ओवर पॉपुलेट हो जाए और दूसरा कि गाँव में लोगों के पास इलीगल काम करने के बजाय कोई ऑप्शन ही नहीं रहेंगे। A nation is as strong as its weakest citizens. ये एक
सच है। सेकंड लेसन ये है कि पॉलिटिकल सिस्टम्स में सुधार लाने होंगे, फिर वो सेंटर हो, स्टेट हो या हो कोई ग्राम पंचायत। ये सारे सिस्टम्स देश के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बने, लेकिन लगता है कि हमारी सरकार ये भूलती चली जा रही है। भारत में पावर किसी एक इंस्टीट्यूट के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। लेजिस्लेचर लॉज बनाता है, जुडिशरी लॉज को प्रोटेक्ट करता है और एग्जीक्यूटिव लॉज को इम्प्लीमेंट करता है। ये डिवीजन ऑफ पावर एक हेल्दी डेमोक्रेसी का लक्षण है। तीसरा और आखिरी लेसन आपको एक स्टोरी के थ्रू बताना इम्पोर्टेंट है। भारत है सैम मैनेकशॉ जैसे लोगों की वजह से। 1971 का एक किस्सा है जब इंदिरा गांधी ने सैम मैनेकशॉ को एक काफी ब्लंट सवाल पूछा, When are you taking over? क्योंकि उस समय पाकिस्तान में यही हो रहा था, अलग अलग जनरल्स प्राइम मिनिस्टर्स को ही अपनी कुर्सी से हटा रहे थे। लेकिन सैम बहादुर जानते थे कि आर्म्ड फोर्सेस को पॉलिटिक्स में इंटरफियर नहीं करना चाहिए और उन्होंने साफ कह दिया, You mind your own business and I will mind mine. ये है हमारा मिलिट्री स्टैंडर्ड जो आज तक भारत में फॉलो होता आया है, इसीलिए भारत में आज तक एक भी मिलिट्री coup नहीं हुआ है। हमारी मिलिट्री शायद दुनिया की सबसे एडवांस मिलिट्री ना हो, लेकिन जब स्टैंडर्ड्स की बात आती है तो सच में हमारी मिलिट्री नंबर 1 है। एक फंक्शनिंग देश के 2 मेजर स्तंभ होते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड सोशल स्टेबिलिटी, जो ना होने की वजह से पाकिस्तान बार बार IMF के पास जाता है और उनसे बेल आउट की मांग करता है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि एक कहावत है, Only a fool learns from his own mistakes, a wise man learns from the mistakes of others। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ा। हे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिए। आपको क्या लगता है इस पाकिस्तान एक्सप्लेन सीरीज में और कौन से वीडियोस होने चाहिए, हमें कमेंट्स में बताइए। पाकिस्तान आज के दिन किन चैलेंजेस से गुजर रहा है, इस पर हमने एक वीडियो बनाया है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तालिबान पैसे कैसे कमाता है, इस टॉपिक पर भी हमने वीडियो बनाया है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है। काफ़ी फ़र्क पड़ता है। चलो खैर, जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो ये एक हिस्ट्री है, यही हमारा जो है ना इतिहास है, यही हमारा सब कुछ है और यही हमारा चल भी रहा है। होता है ना कि एक भाई जो इतिहास है आपका गुजर गया, आप उसको याद करके रोएं धोएं पीटें चीखें जो करें, कुछ नहीं, चलो आगे हम कुछ बेहतर कर लेंगे, ये बंदा कुछ तवक्को रखता है। लेकिन जो हमारी तवक्को यही है कि ये तो अभी भी भाई चल रहा है, इससे आगे हम निकलेंगे कैसे, जाएंगे कैसे, ये चीज करेंगे जो है ना क्या? वो आज पहली दफा पता चला कि जिसमें उन्होंने कहा कि माइंड योर ओन बिजनेस है। हाँ। और हम जो कर रहे हैं वो हमारा है, जो भी मतलब जो हमारे दिल में आएगा हम वही करेंगे, बेहतर जो लगेगा हम करेंगे ना, यही टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कि यही चीजें जो है ना वो हमें पीछे धकेल आप देखो ना, ये सिस्टम शुरू से यही चलता आ रहा है। लेकिन आपको पता है कि इमरान खान की बात से, इसी बात से ही हम खुश हैं कि उसने एक सिस्टम को नंगा कर दिया है। अगर क्योंकि एक होता है ना सिस्टम, एक पूरी जिंदगी या पूरी लाइफ के लिए नहीं होता सबका। ऐसा ना ऐसा बंदा आता है जिसने इसको एक ओपनली सब बता देता आपको, देश के नागरिक को, जो भी लोग हैं उनको बता देता है। और इमरान का वो बंदा है जिसने हर चीज़ को एक आपके एक छोटे छोटे बच्चे को भी पता है कि ये सिस्टम कैसे चलता है, ये सिस्टम को कौन हैंडल करता है और ये सिस्टम आगे क्या करने वाला है। और आप इमरान खान कुछ भी ना करे, कुछ भी ना करे मुल्क के लिए, उसने खुद ब खुद कर लेंगे। और लोगों को इतना एक मतलब क्या पता चल गया है कि जो भी होता है ना, इसकी प्लानिंग कौन करता है, ये अब क्या करना चाहते हैं, ये क्या कैसा चूरन देते हैं। चूरन अब बिकता नहीं है इधर। और आपको एक छोटी सी भाई बात बताऊं, अगर हमें ये चीजें खुलकर ना सामने आती और आज ये वीडियो हम देखते, हमने अपने सब को डिफेंड कर रहा होना था कि हम हैं ही नहीं ऐसे, पाकिस्तान ऐसा है नहीं। आप पहले डिफेंड ही करते थे, आपने हर चीज एक फेस की है। आपके लोग ही आपको खाने को तुले हैं कि हम एक, उन्होंने अनाब बनाई हुई है कि जैसे कि जाती नहीं दुश्मनी होती। अब जब जाती दुश्मनी उनकी चल रही है तो देश को वो क्यों देखेंगे, देश में क्या होता है क्या नहीं होता। अब आप करंट सिचुएशन के ऊपर फोकस करें ना, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और सोशल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी प्लस सोशल स्टेबिलिटी जो है ना वो दोनों पाकिस्तान के अंदर नहीं है, ठीक है। और इसका ही सबसे ज्यादा जो है ना वो नुकसान हो रहा है। अब आप ये अंदाजा लगा ले कि पूरे हर कोई जिसको भी देखो ना भाई, वो इसी चीज के पीछे पड़ा हुआ कि एक पार्टी है इमरान खान की,
उसको किसी तरीके पकड़ना है, दकड़ना है, उसको अंदर करना है, बाहर करना है, जो भी एक है। लेकिन ये कि हमारा इस वक्त जो फोकस है ना वो बिल्कुल भी नहीं है कि हम ये सियासत करें या सियासतदानों के पीछे लगें या इस तरह का कोई सीन करें। हमें इस वक्त ज़रूरत है इकोनॉमिकली जो है ना वो अपने आप को स्टेबल करने की। एक होता है मजबूत करना, वो अलग चीज़ है, क्योंकि वो अभी इतना आसानी से होना भी नहीं, ना ही हम हो सकते हैं। जिस हद तक हमने अपने ऊपर जो है ना वो बहुत बड़ा बर्डन जो है ना वो कर्जों का रख लिया हुआ है और उससे हम कभी भी निकलेंगे। लेकिन ये कि कम से कम हम अपने आप को स्टेबल तो करें ना, उसके ऊपर फोकस करें। लेकिन नेवर। अब इन्होंने क्या किया हुआ था, मैं आप देखें ना कि इन्होंने लास्ट जो है ना वो गवर्नमेंट के अंडर था कि आपने डॉलर रेट जो है ना वो उसकी ऊंच नीच जो भी अपनी सिचुएशन के हिसाब से करनी होती है वो स्टेट बैंक के अंडर था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने साथ ही उसको जो है ना वो रिजर्व जो एक्सचेंज वाले हैं उनके हाथ में दे दिया एक दिन के लिए। जब इन्होंने दिया, रात को इन्होंने दिया, सुबह जो है ना वो 11 रुपए इकट्ठा जो है ना वो एक डॉलर बढ़ गया। अब क्या हुआ, इन्होंने फिर जो है ना वो रोक दिया। दूसरे दिन क्या हुआ, फिर वो अनकंट्रोलेबल जब चीजें हुई तो साथ ही जो है ना वो 19 रुपए डॉलर आज बढ़ा है। 19 रुपए हिस्ट्री में मुझे दिखा दे कि कहीं भी इस तरह जो है ना वो मामला बिगड़ा। अब 255-60 के ऊपर जो है ना वो पहुंच गया डॉलर पाकिस्तान के अंदर। यार इंडिया में पिछले दिनों 1 रुपया बढ़ा था और भाई हर साइड पर हाल ऐसे जैसे भाई के पता नहीं क्या हो गया, और फिर उनको भाई नीचे लाना पड़ा जैसे भी वो लेकर आए। हम तो यकीन करो ना, इतना परेशान है कि ये मामला अब चलाएंगे कैसे, कंट्रोल कैसे करेंगे, होगा क्या, ये हमें नहीं समझ आ रही। क्योंकि उसकी वजह ये है कि हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं इंपोर्ट्स के ऊपर। जब तक इंपोर्ट्स हैं हम जो है ना वो मामला चला सकते हैं। जब इंपोर्ट्स बंद हो जाएंगी तो हमारे बहुत सारे मामले जो है ना वो रुक जाने हैं। क्योंकि हमारी जो भी यहाँ पे लोकल इंडस्ट्री लगी हुई है ना, उसकी जो सारी रॉ मटेरियल है ना वो इम्पोर्ट होता है। उसके बाद ये जो है ना वो यहाँ पे चीज़ें बनाते हैं। रॉ मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है और वो मेरी बात सुनो ना। अब नॉर्थ कोरिया का जो एक वजीर आजम है या चाइना का देख लें, उनकी एक नस्ल होती है, उन्होंने हुकूमत करनी है। वो सिस्टम इधर इन्होंने पाकिस्तान में भी बनाया हुआ है कि एक नवाज शरीफ की फैमिली और दूसरी जरदारी फैमिली, इन दो बंदों ने हुकूमत करनी है आगे इनकी 7 पुश्तों तक, चाहे कोई छोटा है चाहे कोई बड़ा है। तो जब तक वो एक मुल्क को मुल्क नहीं समझेंगे तो भाई कैसे चलेगा। एक आप खानदानी सियासत चलाएं वो कोई इशू नहीं, अब आपके सामने ही है, सऊदीया में भी चल रही है और भी जिस तरह आप कह रहे हैं और भी कंट्रीज में चल रही होगी। लेकिन कम से कम वो अपने मुल्क के साथ मुखलस तो है ना, मुल्क में वो अपने मामला तो नहीं ना अपने जो पर्सनल बेनिफिट्स हैं उनको तो नहीं ना सामने रखते। वो पहले कंट्री को रखते हैं, पहले मुल्क को रखते हैं, उसके बाद जो है ना वो बाकी चीजें करते हैं। इधर तो भैया ना बनी हुई है, जाती दुश्मनी है वो अपने आप। तो बाकी भाई मामले जो है ना वो ज़ाहिर बात है, हमें भी अब बहुत हद तक बात ठीक है कि हमें जो है ना वो बहुत सारी चीजें जो है ना ये चुभती थी पहले, लेकिन अब हमने फेस की हैं, हम देखते हैं, लिहाजा हमें अब चुभती नहीं, हम जो है ना उसको अंदर से फील करते हैं कि ये वाकई ऐसा है। ठीक है, और देखो अब कब तक इससे जो है ना वो हम छुटकारा हासिल करते हैं और बेहतरी की तरफ जाते हैं। काफ़ी अच्छा पॉइंट है। खैर उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।